आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वीडियो, ऑडियो? हरिंदर गुड इवनिंग। अमन गुड इवनिंग। अथर्व, विनय, सब बच्चों को गुड इवनिंग। नमस्ते भाई अर्पित। सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो? कुछ लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं, आशीर्वाद उनको। मोहित, रजत गुड इवनिंग। चलो, कुछ बच्चा, एक बच्चा लिख रहा है प्रियंका लिख रही हैं नॉट विजिबल। एक बार सब लोग फाइनली सिग्नल दे दो, ऑल क्लियर है? अच्छा, ऑल क्लियर है। आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब ठीक है भाई। चलिए तो अपनी कहानी शुरू करें। सब बच्चे आ गए होंगे आई थिंक। ठीक किया है अर्पित, फिजिक्स गैलेक्सी एडवांस ख़रीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाए पूरा इलेक्ट्रो तब सॉल्व करना है, ठीक है बेटा? कोई भी बुक आप पढ़िए, बस मैंने आपको ये ध्यान देने के लिए बोला है कि ऐसा ना हो। वॉल्यूम लो है क्या? वॉल्यूम लो है क्या? आई थिंक PYQ के लिए तो आप कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की MTG या अरिहंत की 40 इयर्स या 20 इयर्स ले सकते हो PYQ के लिए, है ना? वो तो उसमें बस एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बस उसमें एरर ना हो तो अच्छे पब्लिकेशन की ले सकते हैं। हालांकि आपको सीट में PYQs मिलेंगे, तो आप लोग फालतू में परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा। यहाँ सारा पर्पस सॉल्व होगा। सभी को प्रणाम, ठीक है? मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, हाँ हाँ, उस पे आएंगे, अभी क्वेश्चंस के थ्रू आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू आएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। बट अब आप लोग चैट बंद करिए, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल हम लोग लास्ट में 2 क्वेश्चंस कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उन क्वेश्चन में प्लस माइनस का हेरफेर हो गया है, तुम लोगों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसको मैं थोड़ा सा लेता हूँ फिर से। देखो, अच्छा क्वेश्चन था लास्ट में जो हम लोगों ने किया था ये, ठीक है? तुम्हारे नोट्स, जब तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, है ना, नोट्स तुम लोगों ने बनाए होंगे, अगर किसी बच्चे ने तो वहाँ करेक्शन कर लेना। ये या अभी जो PDF अपलोड हुआ है उसमें करेक्टेड है। चलो अब चैट बंद करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो इधर बोर्ड पे, कल हल्का सा क्या गड़बड़ हुआ, देखो प्रोजेक्शन और ये सब तो आप लोग समझ गए थे सब लोग, ठीक है? बोर्ड पे देखो, इसका जो यूनिट वेक्टर है इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ये जो सिलेंडर है तो लेफ्ट हाफ, ये लेफ्ट हाफ है, तो लेफ्ट हाफ का इसका जो यूनिट वेक्टर होगा अवे होगा। तो जब लेफ्ट हाफ जो सरफेस ले रहे हो ना, जो सरफेस तुम ले रहे हो उसका जिधर यूनिट वेक्टर है एरिया का, प्रोजेक्टेड एरिया का भी उधर ही लेना है। तो वहां थोड़ा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो यहां पर क्या होगा फिर, इस जो लेफ्ट हाफ है, ठीक है, इस लेफ्ट हाफ में थोड़ा सा आपको करेक्शन ये करना होगा कि इस लेफ्ट हाफ के लिए आपका ये जो लेफ्ट हाफ है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा S कैप, क्योंकि हाफ पोर्शन इधर है ना। तो हाफ पोर्शन, ये जो हाफ पोर्शन है अपना लेफ्ट का, उसके अवे लेते हो, क्लोज है, ठीक है? तो अवे लेते हो तो इसके लिए आपके S कैप इधर होगा, ठीक है? तो जब ये इधर होगा तो यहाँ पे E इंटू जो ये लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या, ये आ गया E इंटू 2RH, और यहाँ कॉस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ के लिए यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, हाँ, लेफ्ट हाफ के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटा सा एक करेक्शन था, ये आपको ध्यान रखना है।
अब एक चीज और सुन लो, अगर तुमसे केवल पूछता कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू हाफ ऑफ द कर्व पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तब तो आप केवल आंसर दे दोगे E इंटू 2RH किसी भी हाफ के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कल बोला था, ओके ठीक है। तो अब यहां पर E इंटू 2RH आपके पास ये माइनस हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसकी बात करें हम दूसरे वाले सेक्शन की, इसकी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो राइट हाफ के लिए, ठीक है, तो राइट हाफ में जो आपका एरिया वेक्टर होगा, देखो राइट हाफ आपका इधर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर आपका इधर ही होगा, एस कैप। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास क्या, E इंटू 2RH इंटू कॉस 0, तो ये चीज आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, बस यही था। फिर नेट आपका 0, बाकी तो आप जानते हो, तो यहां प्लस होगा, ठीक है, और यहां माइनस। अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछेगा तब तो आपको साइन से मतलब नहीं रखना है। तो शायद आप लोग समझ गए कि जिस एरिया का आप प्रोजेक्शन लोगे, देख लेना का उस एरिया का एरिया वेक्टर किधर है, तो प्रोजेक्टेड एरिया का भी एरिया वेक्टर उधर ही होगा, समझ गए। एक और इसी में फिर ये था अपना कोन वाला, कोन वाले में भी देख लो। अब तुम लोग बताओ कि ये लेफ्ट पार्ट है, तो इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट पार्ट का किधर होगा, लेफ्ट पार्ट का एरिया वेक्टर आपका इधर होगा, एस कैप, है ना, ये इधर है सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी। तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस पाई हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हाफ के लिए, कर्व पार्ट के लिए कॉस पाई हो जाएगा, तो कॉस पाई हो जाएगा, तो यहां पे आपको बस एक माइनस देना है, उल्टा हो गया था, यहां माइनस दोगे, ठीक है। और राइट हाफ के लिए क्या होगा बताओ, इसी तरह राइट हाफ वाले कोन के लिए एरिया वेक्टर इधर है, तो इसका प्रोजेक्शन तो ट्रायंगल ही होगा, ठीक है, और इस तरफ होगा। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ये वाला पार्ट प्लस, ठीक है, और यहां पे भी आ जाएगा प्लस, और ये वाला आपका हो जाएगा माइनस। तो आई थिंक कल कुछ बच्चे बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, E इंटू RH, ये माइनस होगा, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो नेट तो आपको पता ही है, नेट 0 हो जाएगा, बस यही था, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्याना कि कभी भी हम जो भी साइड है ना, कर्व पार्ट है, उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, तो प्रोजेक्शन जब लेंगे तो उसमें जो जिस कर्व का आप प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका आउटवर्ड नॉर्मल देख लेना, उसी साइड में प्रोजेक्टेड वाले का भी नॉर्मल लेना, ठीक है, बस यही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग कर दो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का मोशन यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बता दूंगा मैं। ये क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। अरविंद क्या रिपीट कहने के लिए बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहा। डीपीपी आप सॉल्व करिए, आपको सॉल्यूशन भी आपको मिला हुआ है, उसको आप देखिए। अगर जो नहीं सॉल्व हो रहा है उसके बाद बताइएगा, जरूरत पड़ेगी, आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो आप क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। चलो कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू किया, वेरी गुड। अनुज अंकित, सभी बच्चों ने आंसर दिया है। मोस्टली बच्चों का आंसर ए दिख रहा है मुझे, कुछ का सी भी है, कुछ का डी भी है। ये गलत अब नहीं होना चाहिए। चलिए टोटल 0 होगा, ये तो आपने अच्छी बात बोली, बट क्या हमसे टोटल पूछा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सच दैट द सर्कुलर फेस इज ओरिएंटेड एट राइट एंगल। सर्कुलर फेस अपना पूरा का पूरा राइट एंगल पे है।
टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है पैराबोलाइडल शेप पे। ये जो है हमें केवल टोटल नहीं पूछा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें पूछा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द पैराबोलाइडल शेप। तो हमारे पास केवल पैराबोलाइडल शेप अपने पास कौन सा है? तो पैराबोलाइडल शेप अपने पास ये वाला है ना। तो इस पैराबोलाइडल शेप के लिए, इस पैराबोलाइडल शेप का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा क्या होगा बताओ, है ना। एक पैराबोलाइडल शेप है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, आप यहां से लाइट या टॉर्च बारोगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया यही मिलेगा तुम्हें। दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, ऑफ पैराबोलाइडल शेप। हाँ, पैराबोलाइडल है, नेट नहीं पूछा है। पूरा पैराबोलाइडल सरफेस का अपना ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा, जो कि यही सर्कल होगा आर रेडियस का, मानते हो। तो ये सर्कल होगा। अब इसका एरिया वेक्टर सुनो, ये जो पैराबोलाइडल शेप है, इन सब का ये जो पैराबोलाइडल शेप है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? हर जगह पे ऐसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बोलो, है ना, ऐसे नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसका भी जो एरिया वेक्टर बनाओगे, अभी अभी हम लोगों ने उसको फिर से रिपीट किया, तो पैराबोलाइडल शेप का एरिया वेक्टर क्या होगा? वो भी ऐसा ही होगा, एस कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी इधर ही है, मानते हो कि नहीं। तो अब आपके पास इसमें जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू पैराबोलाइडल शेप, ये ओरल क्वेश्चन है अब आपके लिए। क्या लिख सकते हैं? ई, है ना। इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, अगर रेडियस आर है, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 होगा, मानते हैं कि नहीं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया था, डी पार्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो कि इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको फ्लक्स का साइन के साथ ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। साइन के साथ भी होता तो ये प्लस है, सर्कुलर पार्ट का क्या होता? इतना ही माइनस हो जाता। अगर बोलता कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट तो माइनस हो जाता, मानते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी। जब मैं एक डीपीपी का आपको सेशन रख दूंगा, डोंट वरी, फिर आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन बोलना, मैं यहां सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर आपके पास ई इंटू पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ई इंटू पाई आर स्क्वायर हुआ, और इतना ही सर्कुलर के लिए होगा माइनस टाइम्स, दोनों का नेट 0 होगा। तो फाइनल आंसर आपके पास ये है। बहुत बच्चों ने सही बोला, बहुत बढ़िया, एक ही बार में आंसर दे दिया था बहुत बच्चों ने, ठीक है। चलिए, तो आप ये कॉन्सेप्ट अब समझ गए हैं काफी हद तक। तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए, एक क्वेश्चन और कर दीजिए। लाइट आप किसी भी तरीके से मारेंगे, ठीक है मोहित, लाइट आप किसी भी तरफ से मारोगे, आपको स्क्रीन पे जो प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा आपको एक ही मिलेगा। चाहे आप लेफ्ट से मारो चाहे राइट से, आपको प्रोजेक्टेड एरिया जो है एक ही मिलेगा। बस आप ये देख लेना कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है उस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। तो अगर लेफ्ट है कि राइट है, तो आउटवर्ड है, तो प्रोजेक्टेड एरिया का भी वेक्टर उसी तरफ होगा। तो उसी से आप cos 0 या cos पाई डिसाइड कर लोगे। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। प्रोजेक्टेड एरिया हमें बताना है, प्रोजेक्टेड एरिया के कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व होगा ये। अब यहां तुम लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल नहीं है, वो किसी एंगल पे पेनिट्रेट कर रही है कोन को। तो किसी एंगल पे कर रही है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, याद करो, कि हम कभी कभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट लेंगे और वहां से प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे। फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई, फ्लक्स तुमने पढ़ा है, इट इज डॉट प्रोडक्ट, वो स्केलर क्वांटिटी है। बस ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स कमिंग आउटवर्ड है, ठीक है, और फ्लक्स गोइंग इनवर्ड है, ये बोल सकते हैं। तो फ्लक्स अगर इनवर्ड अंदर को जा रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम एरिया वेक्टर से देखेंगे। फ्लक्स आउटवर्ड को जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड का मतलब इनकमिंग फ्लक्स बोल सकते हो, जो आपने लिखा है किसी बच्चे ने।
तो फ्लक्स कैन नॉट बी इनसाइड डायरेक्शन, तो फ्लक्स का इनकमिंग फ्लक्स बोलेंगे आप उसे और आउटगोइंग फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक कुछ बच्चे ट्राई कर लिए हैं। DCCA चलिए, डी भी दे रहे हैं कुछ बच्चे, नन ऑफ दीज। अच्छा, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको थोड़ा देखिए, मैं यही कहता हूं फिजिक्स सही है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आ गया। अब आपको अपना अगर कॉन्सेप्ट ग्रिप अप है तो आप यहां अपना IQ लगा सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना चाहिए था, मानते हो कि नहीं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कंपोनेंट लेना चाहिए था। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लो, एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा E cos थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आप ले सकते थे E sin थीटा, ये बोल सकते हो। तो यहां पे ये जो E का कंपोनेंट है ये आप निकाल सकते हो। मैं इसको अलग डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। देखो ये आपके पास है, ये सरफेस है ना, और इसी पर अपना E है, ये E है। देखो मैं यहां बना दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आए, ये अपना E था, ठीक। अब इस E के दो कंपोनेंट हैं, एक आपके पास इधर होगा और एक इधर होगा, मानते हो? ये एंगल आपको थीटा दे रखा हुआ है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा बताओ? ये 90 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, देख लो ध्यान से। और इसी तरीके से ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये जो E है अपना, ये E है, तो इस E का एक कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा है? देखो E cos थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और E sin थीटा आ रहा है तुम्हारा E sin थीटा आ रहा है तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर। आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपसे पूछा कहां है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। दैट इंटर द कोन्स कर्व सरफेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। केवल लेफ्ट साइड से कितना जो है फ्लक्स इंटर कर रहा है, पूरे कोन से नहीं पूछ रहा है। फिर मैं बताऊं, पूरे कोन से तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, केवल हाफ ऑफ द कर्व पार्ट से पूछा जा रहा है। तो अब हाफ ऑफ द कर्व पार्ट में यहां दो लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कौन कौन सा? E cos थीटा। अरे यार, कुछ लोगों को मैं पढ़ा रहा होता हूं तो सर लेकिन वो सॉलिड एंगल है ना। नहीं भाई, सॉलिड एंगल नहीं है, सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। ये प्लानर एंगल है, एंगल, ठीक है, ये सॉलिड एंगल नहीं है। सॉलिड एंगल जो है अलग चीज है, ये कोन का प्लानर एंगल है, ठीक है। अभी आप उस पर परेशान मत होइए, क्वेश्चन पे देखिए। तो E cos थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा। अच्छा, वो आपने डाउट पूछ लिया, E cos थीटा और ये अपना E sin थीटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि E cos थीटा वाला पार्ट अभी आपने किया हुआ है। इसके पहले कल लास्ट लेक्चर में हम लोग ने E जा रहा था, तो E के जगह पे यहाँ E cos थीटा है, और हाफ ऑफ द कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्शन है तुम लोग ने कर रखा है। हाफ ऑफ द कर्व पार्ट का जो प्रोजेक्शन है अभी कल ही किया था। क्या किया था? ये ऐसा हो जाएगा, बताओ? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? हाफ ऑफ द कर्व पार्ट का ये प्रोजेक्शन। बस यहां अंतर क्या हो गया? E के जगह पे क्या लिखोगे आप? इसको कौन पेनिट्रेट कर रहा है? E cos थीटा, है ना। तो इसको पेनिट्रेट कर रहा है तुम्हारा E cos थीटा। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा अगर आप साइन के साथ लिखना चाह रहे हो? हालांकि आपसे जो है केवल क्या पूछा जा रहा है, ये भी सुनो, आपसे केवल पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, ये देखो, आपसे केवल पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड। तो आपको साइन से बहुत मतलब नहीं है, आपको बस मॉडुलस लिखना है। तो मॉडुलस लिखना है तो आप मॉडुलस लिख दीजिए। हालांकि आप जानते हो कि इसका साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, है ना। और E के जगह यहां क्या होगा? E cos थीटा। तो अब आप बोल सकते हो कि इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स। फ्लक्स ड्यू टू विच कंपोनेंट? E cos थीटा। क्या हो जाएगा? इसका मैं मॉड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड, मतलब हम साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है। बताओ क्या होगा? E cos थीटा इंटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू 2r, है ना।
इंटू एच, बोलो। तो यहां से फिर आपको क्या मिल जाएगा, ई आर एच कॉस थीटा, ई आर एच कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, कोई गलती होगी तो बताना, ई आर एच कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास ई आर एच कॉस थीटा ये मिल गया, ये हुआ ड्यू टू ई कॉस थीटा। अब ई साइन थीटा की बारी है, तो आप मुझे बताओ कि ई साइन थीटा के लिए, ई साइन थीटा कैसे पेनिट्रेट हो रहा है, कहां पेनिट्रेट हो रहा है? ये है हाफ ऑफ द कर्व पार्ट, और ये तुम्हारा है ई साइन थीटा, ई साइन थीटा यही है। तो ई साइन थीटा हाफ ऑफ द कर्व पार्ट के लिए जो तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया होगा, इसका ई साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, ई साइन थीटा इधर है, तो ई साइन थीटा का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा, केवल इतना होगा कि नहीं, बताओ, हाफ ऑफ द सेमी सर्कल। अगर आप वर्टिकली देखोगे, वर्टिकली से देखो, बिल्कुल सर्कल होगा, और सर्कल का पूरा सर्कल नहीं होगा, क्योंकि हम हाफ कोन का ऊपर से प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं। तो ऊपर से प्रोजेक्टेड एरिया जो है, कौन सा एरिया, ई साइन थीटा के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू ई साइन थीटा, वो होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा कि नहीं, बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, पाई, और रेडियस तो दिया ही हुआ था, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो फ्लक्स थ्रू ड्यू टू ई साइन थीटा, इस कंपोनेंट के वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हो जाएगा ई साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, बोलो। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इससे अब आप बता सकते हो कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा और वो भी नेगेटिव होगा, अगर साइन से लोगे, मानते हो कि नहीं। तो टोटल जो आएगा वो टोटल फ्लक्स जो है नेगेटिव होगा। और सेमी सर्कल, बिल्कुल, तो सेमी सर्कल के लिए एरिया मैंने वही लिया है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिया है, ठीक है। तो आप टोटल फ्लक्स, फाई टोटल क्या लिख सकते हो, फाई ड्यू टू ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट प्लस फाई ड्यू टू ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, बोलो भाई। तो यहां पर अब हम मॉड की ही बात कर रहे हैं, तो ये ई कॉस थीटा का आपने अभी निकाला था, ई कॉस थीटा का क्या था, ये देखिए, ई आर एच कॉस थीटा, ठीक है, ई आर एच कॉस थीटा। इफेक्टिव एरिया निकालना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, नहीं निकालोगे शशांक तो करोगे कैसे, क्योंकि आपको इफेक्टिव एरिया से ही तो मतलब है, ठीक है। किसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इसका नीचे नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का, ठीक है। तो ई आर एच कॉस थीटा, ई आर एच कॉस थीटा, यहां पर ये आ जाएगा अपने पास ई आर एच कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब आप ऑप्शन मैच कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास आएगा एच कॉस थीटा प्लस पाई आर साइन थीटा बाई 2, ये कॉमन आ रहा है ना। तो ऑप्शन में आते हैं, अब बताओ क्या होगा, ई आर कॉमन हो गया, एच कॉस थीटा प्लस पाई आर साइन थीटा बाई 2। आई थिंक किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया था, हमारा जो ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ई आर एच कॉस थीटा, ई आर ये है, एच कॉस थीटा प्लस पाई आर साइन थीटा बाई 2, आंसर इसका ए होगा, ठीक है। अब बच्चों ने आंसर दिया है सही, तुम लोग लेट में आंसर देते हो, जल्दीबाजी मत मचाओ, ठीक है। यही सब मैं कह रहा हूं कि सब जानते हुए भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके आ जाओगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें आता नहीं है, जल्दीबाजी में, जैसे मुझसे यहां पे कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी में, ठीक है। तो उसी चीज को कंट्रोल करना है, धीरे धीरे मेरे साथ रफ कॉपी में करोगे तो धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधारने लगोगे, समझ गए बेटा। चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने निपटाया।
चलिए एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। वेक्टर होता तब कैसे करते? क्या वेक्टर होता शुभम? वेक्टर ही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट लेके हमने किया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लेके ही किया, ठीक है। कोई बात नहीं, जब मेरे साथ आप कर पाएंगे तो आपके पास जो है एरिया वेक्टर में क्या कंफ्यूजन है भाई? एरिया वेक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया वेक्टर मैंने बता दिया कि जिसका इफेक्टिव आप एरिया इफेक्टिव लोगे, जिस सरफेस का आप इफेक्टिव एरिया लेंगे, जैसे देखिए ये हेमिस्फेयर है, फिर से समझ लीजिए, जिसको कंफ्यूजन है वो फिर से समझ ले। ये हेमिस्फेयर था अपना, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। इसका कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे तो बताया था ना आउटवर्ड होगा, तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो सर्कल होगा, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, इसका भी एरिया वेक्टर आप इधर ही लेंगे, यही तो बताया मैंने, समझ गए। अगर मान लो आपके पास हेमिस्फेयर ऐसा होता, ऐसा होता, ठीक है, तो इस हेमिस्फेयर में अब आपके पास एरिया वेक्टर इसका हेमिस्फेयर कर्व सरफेस का कैसा है? इधर ही आउटवर्ड ही है, और इसका प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्कल होगा, ये देखो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर लोगे? इधर लोगे। क्या कंफ्यूजन है? बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास आ जाएगा, तो आई थिंक कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपने देखा कि अभी तक नेट फ्लक्स, प्रोजेक्टेड एरिया को इफेक्टिव एरिया क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम करते थे फ्लक्स, एक ही क्वेश्चन भाई बार बार मत पूछिए प्लीज, आगे लेक्चर नहीं बढ़ पाएगा। फाई इज इक्वल टू, कुछ पढ़ के आइए, लेक्चर रिवाइज करके आइए। फाई इक्वल टू मैंने बताया था, नहीं तो मैं एक ही चीज पे रोज गोल गोल घूमता रहूंगा। ई कॉस थीटा इंटू एस, ये भी बताया था, या इसको मैंने बताया था ई इंटू एस कॉस थीटा। तो ये जो एस कॉस थीटा था, यही तो अपना इफेक्टिव एरिया था भाई, प्रोजेक्टेड एरिया, यही तो प्रोजेक्टेड एरिया था। तो फ्लक्स में हम कौन सा एरिया लेते हैं? एस कॉस थीटा, ये प्रोजेक्टेड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू ई, सब कुछ तो बताया हुआ है, परपेंडिकुलर टू ई, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, अगर आप लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ के भी आइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए फटाफट, कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, बी सी। चलिए अब इसको करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या आप बिना पेन चलाए कर पाओगे? ये क्वेश्चन, क्या आप बिना पेन चलाए आप इसका फ्लक्स पूरे क्यूब से निकाल सकते हो? आंसर बोलो। इसका आंसर बोलो, नेट फ्लक्स क्या होगा? जल्दी, ये सभी बच्चों से मुझे रिजल्ट चाहिए इसका। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब है, इस क्यूब में नेट फ्लक्स पूछा है, किसी एक साइड से नहीं पूछा है, वो आपसे नेट फ्लक्स पूछा है। जल्दी बताओ इसका आंसर। कुछ बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ई स्क्वायर होगा इसका आंसर मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर। अभी तुम लोगों को मैंने 3 क्वेश्चन देकर ये चीज आपको प्रूफ करी कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर पड़ा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फ्लक्स अपना 0 आ रहा था। आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म थी, तो यहां पर भी नेट फ्लक्स आपको तुरंत बताना चाहिए कि इस पे नेट फ्लक्स आपका 0 होगा। और कैसे 0 होगा, पहले तो ये बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, अब चैट बंद करिए, ठीक है। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखो, इस क्यूब में हम पहले ये पता लगाते हैं कि कौन कौन सा साइड फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अगर एक्स डायरेक्शन में है,
ये अपना नेमिंग है, ये ए मान लेते हैं, ठीक है, इसे बी मान लेते हैं, ये सी लिखा हुआ है, इसे डी मान लीजिए, इसे ई मान लीजिए, इसे एफ, इसे जी और इसे एच, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस क्यूब के जो साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं हमारे पास? 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो इस 6 साइड्स में आपके पास, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक। तो अपने पास जो मैंने कहा था कि एरिया वेक्टर लिखना सिखाया था, इन 6 साइड्स का, इन 6 फेसेस का आप एरिया वेक्टर बताओ, ठीक है। इन 6 फेसेस का एरिया वेक्टर बताओ, ठीक है बेटा। अनीशा, अगर आपको फायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, आप सेलेक्ट हो जाइए, यही मेरा ये है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये जो आपके पास हैं, इन सभी का आप एरिया वेक्टर बनाओ। तो यहां पे ए बी सी डी जो फेस है, इसका एरिया वेक्टर आप लोगों को पता है इधर होगा, अवे एस कैप ए बी सी डी, ठीक है। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट हो रही है वो ऐसे हो रही है, ठीक। इसी तरीके से इस वाले का जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, एस कैप ऑफ कौन से फेस का? ई एफ जी एच, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो यही दो जो है, इतना तुम लोग समझ गए कि केवल ये दो प्लेन हैं जो साइड्स हैं क्यूब के, केवल ये दो साइड्स जो है फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन देंगे, बाकी साइड्स के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर, जैसे ऊपर वाला देखो तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, सी डी ई एफ, है कि नहीं, ये बताओ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां पे cos 90 हो जाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा। तो और इसी तरीके से बाकी फेसेस के लिए भी जीरो होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फाई क्यूब पूछा है पूरे क्यूब से, तो पूरे क्यूब से आपको जो कंट्रीब्यूशन होगा केवल दो फेस का होगा, वो होगा फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी प्लस फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच। मानते हो कि नहीं? हालांकि आप लोग के लिए डायरेक्ट रिजल्ट था, मैं ये बता रहा हूं कि क्यों जीरो होगा। तो अब आप यहां से बता सकते हो कि फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, इस वाले का ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ई इंटू ए स्क्वायर, और कॉस क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा कॉस फाई, ठीक है। प्लस इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल होगा जीरो। तो आप क्या लिखेंगे? एरिया वही होगा ई ए स्क्वायर कॉस जीरो। मानते हैं? तो यहां हो जाएगा माइनस ई ए स्क्वायर और यहां हो जाएगा प्लस ई ए स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स आपका क्या आ जाएगा? जीरो। अब जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इसका फिजिकल मीनिंग समझ पाएंगे कि सर नेट फ्लक्स जीरो होने का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन गॉस लॉ से आपको पता चलेगा, हम उस पर आएंगे। तो नेट फ्लक्स जीरो का मतलब ये हुआ कि यहां से एक तरीके से ये क्या है? आउटगोइंग फ्लक्स है, और यहां से इनकमिंग फ्लक्स, तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो नेट फ्लक्स अपना जीरो है। तो आई थिंक बहुत बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था। चलो, तो ये शायद सभी बच्चों को क्लियर है। ओके, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने तुम लोगों को दिया था अभी। वो क्वेश्चन आई थिंक ये था, हाँ यही था ना। तो इसमें अब आप लोग देखिए क्या करेंगे। क्या यहां पर भी जीरो होगा? यहां पर जीरो होगा कि नहीं, उस पर बात करते हैं। तो अब यहां पे आओ कि ये क्यूब है जिसका साइड ए है, और वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसका फंक्शन है? एक्स कोऑर्डिनेट का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। मतलब यहां पर ये अगर एक्स है, ये जीरो है, तो जैसे जैसे तुम एक्स की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन है वो किस डायरेक्शन में? इसका वेक्टर देखिए, ई एक्स है, तो एक्स डायरेक्शन में। ई वाई जीरो है और ई जेड जीरो है। मतलब इस क्यूब में पूरा का पूरा फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में है। तो अब आप मुझे बताओगे कि यहां पर हम क्या लिखें। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना के आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा बना सकते हो।
मान लो ऐसा क्यूब है तुम्हारा, इसी क्यूब को थोड़ा बड़ा बना दिया कि आप समझ पाए ढंग से। ठीक है, अब ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, एक्सिस आपकी ऐसी है, ये वाई एक्सिस था और ये अपना क्या था, जेड एक्सिस था और ये अपना एक्स एक्सिस था। ठीक, यही तो था। अब आप फंक्शन को देखो, यहां पर x की वैल्यू ये सब 0,0,0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप किधर दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप दिखाओगे वो किधर दिखाओगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि y और z कंपोनेंट उसके क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, देखिए है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है Ex, वो किसका फंक्शन है, अल्फा x की पावर 1/2 का। तो चलो तुम लोग मुझे बताओ कि इस प्लेन में, ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन है, मानते हो, ये YZ प्लेन है। तो इस YZ प्लेन में इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, Ex क्या होगा भाई, 0 होगा। मानते हो कि नहीं, क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इस पूरे YZ प्लेन में x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां Ex क्या होगा, 0 होगा। ये समझ गए तुम लोग। अब आप, ये तो तुम लोग को डिसाइड हो चुका है ना कि केवल ये दोनों फेस, ये वाले, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यही दो जो है फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन रखेंगे। बाकी का 0 क्यों होगा, समझ गए, क्योंकि बाकी के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स उसका जो है 0 हो जाएगा। सर क्यूब ए डिस्टेंस पर है, क्यूब ए डिस्टेंस पर है क्या, ए क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस सच दैट द नियरेस्ट फेस विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके ओके, तो ये डायग्राम गलत बना है मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोग उसको ये कर लेते हैं फिर, तब तो इस पे भी होगा, है ना। डायग्राम करेक्ट कर लेते हैं पहले, डायग्राम गलत है, ऐसा है, ये यहां पर है अपना, ये है ओरिजिन। तो ठीक है, थैंक यू भाई, कुछ लोगों ने देखा इस चीज को, ठीक है। तो डायग्राम गलत था, मैं उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा था, इसीलिए बोर्ड पे जरूर ध्यान दीजिए। तो 0,0,0 ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस है a, ठीक बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, मानते हो। तो x की वैल्यू a डिस्टेंस पर है, तो Ex जो होगा अपना वो कितना हो जाएगा, Ex हो जाएगा अल्फा इंटू a की पावर 1/2, मानते हो। ये जो वैल्यू है यहां पे जब x इक्वल टू a यहां पे पुट कर दोगे तो E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा अल्फा a 1/2। अब क्लियर है सबको। अब जब तुम यहां पर आओगे तो यहां पर एरिया वेक्टर जो होगा वो इसका इधर ही होगा, एस कैप ऑफ 2 मान लिया इसको, और ये एस कैप ऑफ 1 है। अब इसका जो यहां पर इसी YZ प्लेन में यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो ओरिजिन से ये a है और ये भी a है, तो ये 2a हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, E एट x इक्वल टू 2a कितना होगा बताओ, E एट x इक्वल टू 2a कितना होगा, यहां पर x को 2a पुट करो तो क्या आएगा, अल्फा, ठीक है, 2a की पावर 1/2, मानते हो। तो अल्फा a 2a की पावर 1/2। अब यहां पे φ2 जो है अपना क्या होना है, φ2 अपना क्या होना है बताओ। ये डायग्राम गलत है ना, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम गलत है। तो यहां पर आपके पास यहां पर अल्फा 2a की पावर 2, इसमें फ्लक्स पॉजिटिव है और इसमें फ्लक्स नेगेटिव है। तो नेट फ्लक्स जल्दी से बताओ, नेट फ्लक्स आपका आंसर क्या आने वाला है, फाई नेट क्या हो जाएगा, फाई नेट हो जाएगा अल्फा a की पावर 1/2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये √2 होगा और इधर -1, अल्फा, अच्छा एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी फ्लक्स नहीं लिखा है मैंने, फ्लक्स लिख लेते हैं। तो फ्लक्स लिखने के लिए ये पूरा E है, इसको एरिया से हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना, इसका एरिया a स्क्वायर है। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा a की पावर 5/2
√2 - 1। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अल्फा a की पावर 5/2 और √2 - 1, तो C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको भी 0 लिख रहे हैं। क्यों 0 लिख रहे हो, दिमाग लगाओ। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का है, फ्लक्स जो यहां पे है क्या उतना ही फ्लक्स यहां पर है? नहीं, दोनों अनइक्वल फ्लक्स हैं और अपोजिट साइन के हैं, तो नेट फ्लक्स आपका क्या होगा, समझ गए? तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी कर लोगे जब क्यूब कहां रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है सबको? चलिए, ये क्लियर है भाई, किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये पेपर 2011 में आया हुआ है। इसको कैसे करें, थोड़ा ट्राई मारिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स कैप। तो इससे देख के समझ पा रहे हो कि ई नॉट एक्स कैप मतलब एक्स कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इसमें परेशान मत होइएगा, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वही तो एक्स कैप होगा, जिसको आप क्या लिख देते हो, जिसको आप क्या लिखते हो, एक्स कैप को क्या लिखते हो एक तरीके से आई कैप, तो इन्होंने इसको एक्स कैप लिख दिया है, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मोहित क्या बता दें भाई, फिर बता दीजिए 0 क्यों नहीं होगा। 0 देखो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख ही रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, तो जब वो यूनिफॉर्म नहीं होगी तो यहां पर जो इस YZ प्लेन में, इस YZ प्लेन में x की वैल्यू फिक्स रहेगी ना, YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वो x = a होगा। तो यहां आपने x = a पुट किया तो आपको ये मिला अल्फा a की पावर 1/2। लेकिन जब आप यहां बढ़ोगे तो x की वैल्यू 2a है, तो यहां पर e आएगा अल्फा 2a की पावर 1/2। तो ये यहां का फ्लक्स और यहां का फ्लक्स बराबर नहीं हुआ ना, इसीलिए हमें नेट फ्लक्स मिलेगा। इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया यार एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन कब लगाते हैं? जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, या एंगल चेंज रहा हो, या एरिया चेंज हो रहा हो, यहां कोई भी चेंज हो रही है, आप बताओ। इस YZ प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी, इतनी ही रहेगी। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह पे इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, मानते हो? और इसका जो एरिया है वो cos पाई है, वो भी कांस्टेंट है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन जल्दी करिएगा, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा, अब आपके लिए बहुत इजी है। आप इस प्लेन को जरा समझो ध्यान से, ये 3D प्लेन है, क्यूब अंदर खाली है, कहां पर क्यूब है? यहां कोई क्यूब नहीं है, ये बस एक प्लेन है, कहां क्यूब है? यहां पे बस एक ऐसा एक एरिया है, स्क्वायर टाइप का है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है, आप इसको देख के बता रहे हैं। अच्छा क्यूब, हाँ क्यूब अंदर से खाली हो चाहे भरा हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं भाई, फ्लक्स तो वही रहेगा। ठीक है, फ्लक्स जो है हॉलो भी हो चाहे मान लो भरा ही हो, तो उससे फ्लक्स जो है केवल वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स का एरिया E और S से मतलब है, खाली भरा से नहीं। अंदर खाली भी होगा तो भी यही फ्लक्स का आंसर होगा क्यूब में, और भरा होगा तो भी यही होगा। चलिए, तो कुछ बच्चे इसको शायद नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, इसका आंसर बी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा ये देख पाए कि ये प्लेन कैसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, तो शायद वो कुछ कर पाएगा। इसमें आपको ये पता है, अगर आपको जो सबसे बेसिक तरीका है पहले वो बता देता हूं, आप कुछ मत सोचो। तो आप लोगों को पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करोगे
तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड दे देगा। और अगर आप केवल ए क्रॉस बी करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उस एरिया का वेक्टर भी रहेगा। ठीक है, तो ये टेढ़ा प्लेन है, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। तो अब आप इसमें क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका जो सबसे अच्छा ट्रिक है वो बता रहा हूं। आप कोई भी जनरल क्वेश्चन कर ले जाओगे, इसको नेमिंग करो, ए बी सी और डी। समझ गए? ध्यान से सुनो, अब बोर्ड पे देखो सब लोग। एक आपने ऐसा ले लिया, अब इसमें आप कोई भी दो साइड जो है वेक्टर फॉर्म में लिख लो, कोई भी दो साइड आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो मैंने माना कि ये मैं लिख रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम वेक्टर लिख ही लेंगे, तो इसको मैं ए बी मान रहा हूं, ए बी वेक्टर। और इस वाले को ले रहा हूं, दो कंसेक्यूटिव साइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये ए और बी, इसके बारे में बता दूं, ए एंड बी है ना, एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप पकड़ लीजिए और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपको एरिया जो है ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना, बस खत्म कहानी। तो आप 3D में कभी भी प्रोजेक्शन लेने में आपको दिक्कत हो, जैसे अभी तक हमें प्रोजेक्शन इजीली पता चल गया, अब आप कभी भी प्रोजेक्शन लेने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप आ जाएगा ए बी वेक्टर। चलो बताओ तुम लोग ए बी वेक्टर क्या लिखोगे? इस एक्सिस को ध्यान से समझना, ये y है, ये z है और ये x है, इसको भी ध्यान से देखना। IIT एडवांस छोटी छोटी चीजों में भी फंसाता है। तो अब आपके पास क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा केवल ए जे कैप होगा। नाउ व्हाट अबाउट ए डी वेक्टर? ए डी वेक्टर क्या होगा, ये एरो इधर है तो ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल है, तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से। ये अपने पास है ए आई कैप, ठीक है, और ये जीरो जीरो अपने पास क्या हो जाएगा, जे कैप, और ए के कैप, तो प्लस ए के कैप। तो आपने दो साइड्स लिख लिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि कभी भी आपको एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखना है किसी भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का, तो आप उसके, पैरेललोग्राम आपको पता है रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप कोई भी उसके दो एडजेसेंट साइड पकड़ लो और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो और उसका क्रॉस ले लो, यही मैंने आपको बताया। तो वो आपको एरिया दे देगा वेक्टर फॉर्म में, यही तो हमें चाहिए होता है, एरिया वेक्टर फॉर्म में। तो हम प्रोजेक्टेड एरिया लिख नहीं पाएंगे यहां पे, अगर मान लो 3D है और कुछ बच्चे नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, हालांकि ये प्रोजेक्शन से भी हो जाएगा, तो प्रोजेक्टेड एरिया नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको मैंने ये तरीका बताया, यही समझाया मैंने अभी तक। तो चलो बताओ, अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए डी। ये जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए जे कैप क्रॉस ए आई कैप प्लस ए के कैप। अब जो बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट में पैदल होगा तो उसके लिए आगे उसको फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a इंटू ए क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, और j क्रॉस आई क्या होता है, बोलो, i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस i क्या हो जाएगा फिर, माइनस के कैप, तो माइनस के कैप। ठीक है, j क्रॉस i आपका होगा माइनस के कैप, और प्लस a इंटू ए फिर से क्या होगा, ए स्क्वायर, और j क्रॉस k क्या हो जाएगा, i कैप। तो ये जो तुम्हें मिला ऑटोमेटिकली तुम्हें ये एरिया वेक्टर मिल गया। ये जो एरिया है ना, मान लो इसको a बोल रहे हो, तो ये एरिया तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, खुश हो जाओ। तो ये एरिया तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कितना लिखा है भाई, ई नॉट एक्स कैप के जगह मैं आई कैप लिख दे रहा हूं, दोनों सेम है। अब इसका डॉट ले लो, फाई क्या होगा, ई डॉट एस, ई डॉट ए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट प्रोडक्ट तो जानते हो, सेम वाले एक साथ जो है होते हैं और अपोजिट वाले परपेंडिकुलर वालों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो यहां पर आएगा ई नॉट आई कैप डॉट, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के कैप प्लस ए स्क्वायर आई कैप। मानते हो? तो आई डॉट आई बचेगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा, तो कितना आएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, और अपने पास आंसर होगा ये आई डॉट आई वन। तो ये आंसर होगा भाई, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो ये सी आंसर होगा इसका।
ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। बी ऑप्शन कुछ बच्चे लिख रहे हैं। अब क्लियर हुआ सभी को? तो कभी भी आपको 3 डायमेंशन में अगर आपको प्रोजेक्शन लेने में दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये आसान नहीं है इसका प्रोजेक्शन लेना। आप सोचो ये क्या है, पता है आपको? इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये क्या है बताओ? ये एक क्यूब बनाओगे, अगर ऐसे एक क्यूब बनाओगे, है ना, ये क्यूब बनाओगे तो इसका जो प्लेन है वो बॉडी डायगोनल पे है, देख पा रहे हो? इसका ये कॉमा, ये जो कोऑर्डिनेट है जैसे ये सी वाला, ये ए कॉमा ए है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। और ये देखो ये बीच में है, यहां पर ये इधर है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये है तुम्हारा a,0, a, मानते हो? तो यहां से आपको ये प्लेन जो बना हुआ है इसको लेकर ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा 3 डायमेंशन में ये पूरा प्रोजेक्शन, और इसका फिर प्रोजेक्शन। तो ये इस मेथड पे नहीं आते हैं, अननेसेसरी, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे आसान मेथड कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्यूब का बिल्कुल बॉडी डायगोनल प्लेन आपने सही समझा है बिल्कुल। तो वहां से आप जो है अगर उसका प्रोजेक्शन ले पाए तो वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे बढ़िया है आपका। ये देख लीजिए पहले आप लोग। क्लियर हो गया सबको? इससे सिंपल नहीं होगा कुछ। आप सीधे सीधे वेक्टर ही तो लिख रहे हो और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और फिर डॉट ले रहे हो। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एरिया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, डॉट लिया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है भाई। डॉट प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए। आई डॉट के 0 होता है, दोनों परपेंडिकुलर है, और आई डॉट आई 1 होता है, और ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? चलो वेक्टर रिवाइज कर लो भाई थोड़ा सा। जब मैं पढ़ा रहा था तो सबने कहा था वेक्टर आता है, ठीक है। एक जेई मेंस का सवाल आप लोग कर दो, फिर एक जेई मेंस 2021 का सवाल कर दो। जल्दी से। गौतम तुम्हारा क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। आपने प्रोजेक्शन सही से गेस किया है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट भूल गए, कोई बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट जब वर्क पावर पढ़ाऊंगा तो रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। आदर्श क्वालिटी डाउन है किस चीज की भाई? वीडियो की। और बच्चे बताइए क्या वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही क्या? देखिए नैतिक, क्वेश्चन जो मैं क्लास में लूंगा वो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। वो क्वेश्चन एडवांस और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उससे आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो उस पर आप परेशान मत होइए कि आपसे मैं जो क्लास में क्वेश्चन ले रहा हूं तुरंत बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उस टाइप का कराने के बाद आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये मैं बोलूंगा कि ये तुम लोगों को करना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी, यहां पे कुछ ऐसा रहा होगा, यहां पे भी कुछ एरर है, x इंटू रहा होगा, तो फाइंड x, ऐसा कुछ है ये, ठीक है। ऐसा रहा होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना अपने जेई मेंस में, ठीक है। जल्दी से बताओ फिर। ये जो है, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 12 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर वर्टिकली एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी x इंटू 10 की पावर 3 कर दिया है मैंने, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है यही चाहिए होगा कुछ यहां पर। क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट चार्ज है 12 माइक्रोकूलम का एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर वर्टिकली एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर।
तो मान लो ये तुम्हारा सेंटर होगा स्क्वायर का। यहां से यहां पर एक चार्ज है वर्टिकली एबव, यहां पे पॉइंट चार्ज है कुछ, मान लो प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर सेंटर से, है ना। और साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 12 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड आपकी कितनी है स्क्वायर की, मतलब क्यूब है 12 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू द स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर ही है क्या केवल, ये डायग्राम ये भी गड़बड़ है लग रहा है। ये डायग्राम भी गड़बड़ है क्योंकि यहां पे क्यूब बना दिया गया है जबकि बोला गया है स्क्वायर। चलो इसको एक बार रिकरेक्ट कर लेंगे फिर कर लेंगे, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसको रिकरेक्ट कर लेंगे फिर करेंगे। तो लगभग आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं समझने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जिससे आप थोड़ा और अपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर पाओ। तो होमवर्क है, मैंने स्लाइड में भी कुछ आपको दिया हुआ था होमवर्क, उस क्वेश्चन पे जब एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे तो उस पे मैं आऊँगा, तो इसको ट्राई जरूर करिएगा इन सब जो भी होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ये सब डिस्कस होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्लक्स की कहानी। के बाद आते हैं अपने गॉस लॉ पे, जो फ्लक्स के बारे में रिलेट करता है आपको। तो गॉस लॉ पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, व्हाट इज गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ की अगर बात करें, गौतम आपका जो प्रोजेक्शन वाला है एक बार फिर सोचिएगा। ठीक है, और आप प्लेन को जज कर नहीं पा रहे हैं। देखिए आपके अंदर गौतम ये होना चाहिए कि सर आप रुकिए, अभी मत बताइए, मैं फिर सोचूंगा। अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी जेई मेंस भी, आपको अपने एप्टीट्यूड को अगर बढ़ाना है तो तुरंत आप सॉल्यूशन पाने के लिए आतुर मत होइए। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, आपको पता है। ठीक है, तो आप जो है उसको खुद ट्राई करिए। ठीक है, और दिमाग लगाइए, उस दिन आप जो है जेई एडवांस के लायक बनेंगे। तो गॉस लॉ में सबसे पहले बात ये करते हैं कि व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो हमें इंटरलिंक किया था, किसको इंटरलिंक किया था, फ्लक्स को। और उन्होंने अभी तक हमने केवल ये पढ़ा कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक, और फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक, अब ये जो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, ठीक है, अगर ये सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है वो किसके बराबर होगा, ये गॉस ने बताया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट, पहले मैं आपको लिख के दिखाऊं। गॉस ने सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था कि द नेट फ्लक्स passing through any closed surface इस क्लोज सरफेस को हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू 1/ε0। याद आ रहा है तुम लोग को 1/ε0 परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना। तो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। ये स्टेटमेंट आपके स्कूल के एग्जाम में खूब लिखने के लिए आता है, सीबीएसई में भी आता है।
तो टोटल चार्ज इंक्लोज, अब अपना स्टेटमेंट लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। टोटल चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, विद इन द गॉसियन सरफेस, ये गॉस ने बताया था। अब इसको समझते हैं। ये स्टेटमेंट रहा गॉस का। तो कभी भी गॉस लॉ का स्टेटमेंट आए तो आपको यही लिखना है, आपको ये लिखना है कि द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस जिसका नाम हम बोलेंगे, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि मान लो हमारे पास एक, मैंने यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस यहां पे ऐसे पड़े हुए हैं Q1, मान लो इधर Q2, इधर आपके पास Qn, ठीक है, और कुछ चार्जेस ऐसे हैं, यहां है Q1, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, Qn, कुछ स्मॉल में लिखा मैंने और कुछ कैसा लिखा, कैपिटल में। अब मैंने एक आर्बिटरी एक सरफेस बनाया, बट वो सरफेस कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनो, वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो कैसा भी मैंने एक ऐसा सरफेस बना दिया, ये ठीक है, एक क्लोज सरफेस बनाया, ये 2D 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, तो यहां पे आपके पास क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसको बंद कर दिया, इन सारे चार्जेस को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये बाहर ही पड़े रह गए। अब इन्होंने जो बताया उसको पढ़ो ध्यान से। आपको पता है कि ये चार्जेस जो हैं, ध्यान से सुनिए, ये चार्जेस जो है कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं। ऑल द चार्जेस हैव देयर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पेनिट्रेट होके जाएंगी, कुछ की जाएंगी कुछ की नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहां से पेनिट्रेट होके जा रही हैं वो इस क्लोज बॉडी में क्या क्रिएट करेंगी, एक फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, वो फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आप लिखने वाले हो फाई टोटल थ्रू द क्लोज सरफेस, जिसको आप नाम क्या दे रहे हैं, गॉसियन सरफेस। इसकी वैल्यू इन्होंने बताई, वो किसके बराबर होगा, स्टेटमेंट को पढ़ो, 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है इसी का नाम क्या है अपना, गॉसियन सरफेस, समझ गए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ा हुआ जो चार्ज है उसके टोटल चार्ज के कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स। तो कितने चार्ज अंदर पड़े हैं, देखो इसको आप साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहां पे साइन ले लेता हूं, मैंने अभी फिलहाल मैंने सबको प्लस रखा हुआ है, सबको प्लस रखा है, वो माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कुछ प्लस हो सकते हैं कुछ माइनस। तो जब भी आप इंक्लोज चार्ज लिखेंगे तो विथ साइन लिखेंगे। मान लो जैसे ये Q1 प्लस है तो प्लस Q1 लिखोगे, और ये आपके पास Q2 है तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो किसी बच्चे ने पूछा है कि सर 2D हो सकती है सरफेस, आप ये बताओ यार कि अगर आपको मैं एक चार्ज देता हूं, एक बॉल देता हूं, और मैं आपको एक रेक्टेंगुलर शीट देता हूं, तो क्या आप उस रेक्टेंगुलर शीट से उस बॉल को पूरा कवर कर सकते हो क्या, बताओ जरा, नहीं कर सकते ना। एक आपको क्यूबॉइड देता हूं या आपको क्यूब देता हूं, उसके अंदर वो बॉल डाल सकते हो और रख सकते हो, ठीक है। तो वो बॉल आप जो है रख सकते हो, तब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डब्बे में बंद हो जाएगा, इंक्लोज हो जाएगा। तो आप शायद समझ गए कि भाई अगर हमें किसी चार्ज को या किसी बॉडी को इंक्लोज करना है पूरी तरीके से, चारों तरफ से उसको इंक्लोज करना है, तो वो 2D कैसे हो सकता है, वो 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस जो होगा वो आपका 3 डायमेंशनल ही होगा, समझ गए ना, ठीक है। तो यहां पर 1/ε0 टाइम्स क्या हो जाएगा, Q1, यहां पे साइन जो है मैंने प्लस लिया है इसीलिए प्लस लिखा जा रहा है, Q2 सब में प्लस है, और Qn डॉट डॉट कर दे रहा हूं, है ना। मान लो इसमें n चार्जेस है ना, तो n चार्जेस है तो इसको डॉट डॉट कर दे रहा हूं। तो ये होगा अपने पास 1/ε0 टाइम्स Q1 प्लस Q2, अगर माइनस होगा तो वहां माइनस डालोगे, Qn। ये इन्होंने बताया स्टेटमेंट गॉस का, तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। पहले ये समझ गए सब लोग। रवि, मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है, ठीक है,
जेपी मिश्रा, आप शायद आज ज्वाइन किए हो क्या? तो 1/ε0 Q1 + Q2 डॉट डॉट Q1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है टोटल क्लोज सरफेस से हमारा क्या हो गया, फ्लक्स, ठीक है। अब ये ε0 है, सिग्मा नहीं है भाई, सिग्मा नहीं है, ε0, इसको हम पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स है, आप इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समेशन के फॉर्म में QI I = 1 to n आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आदर्श बता रहे हैं वीडियो क्वालिटी, भाई बाकी बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी अगर सभी बच्चों को क्या दिक्कत है क्या भाई, तो मैं बोलूंगा आगे, ठीक है। एक बार सब लोग बोलिए, वीडियो क्वालिटी सभी को दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए। तो अब इसी में देखते हैं कि मान लीजिए, अब मैं आपको और एक एग्जांपल से बताता हूं कि हमारे पास मान लीजिए कुछ चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं, Q, यहां पे आपके पास +2Q -3Q है ना, +4Q ऐसे पड़े हैं, ठीक है। सब बता रहे हैं, बच्चे क्लियर हैं, और आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि हो सकता है फिर आपके एंड से कुछ गड़बड़ आ रहा हो। तो यहां पर आपके पास मैं बोलूं कि मैंने 2 गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, 2 गॉसियन सरफेस बनाया। एक गॉसियन सरफेस मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स आपसे पूछा जाए, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स पूछा जाए। देखिए इन्होंने क्या बताया, जो तुम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के E.ds करते थे, ठीक है, तो आप E.ds, बेटा दीपक पढ़ाई कर लो यार, प्लीज पढ़ाई कर लो, है ना। किसको कौन जानता है, किसको कौन नहीं जानता है, ये सब बातें आपके भविष्य में मैटर नहीं करती, ठीक है। आप प्रोफेशनल होइए, आपने अपने लाइफ का बहुत बड़ा समय यहां पे दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो मुझसे जितना आप पढ़ाई करें वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास गॉसियन सरफेस ये आएगा। तो इस गॉसियन सरफेस में आपसे जो फ्लक्स है डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आपको इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब उसको निकालने की जरूरत नहीं है। वो जो फ्लक्स है E.ds, वो डायरेक्ट उसका आंसर गॉस ने बताया। वो जो आंसर है फ्लक्स, यहां से आप बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। गॉसियन सरफेस पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच सरफेस की, अरे यार ये सब अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो भाई मोहित, पूरा चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब डाउट पूछना, हो सकता है आपका डाउट जो पूछ रहे हो, आपको कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स 1/, नहीं तो मैं अब धीरे धीरे क्या करूंगा, अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स नहीं देंगे, फालतू में स्पैम चैट करेंगे, तो मैं फिर वो आपके कमेंट्स लेना बंद कर दूंगा, उससे उन बच्चों को नुकसान हो जाएगा जो जेन्युइन डाउट पूछना चाहते हैं। तो अब यहां पे 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या है देखो 2Q, और इसको मैंने अभी बताया विद साइन लेके चलना है, तो -3Q। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा गॉसियन सरफेस से वो क्या मिल रहा है, आप देखो यहां पे -Q/ε0, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसको और समझते हैं, टोटल फ्लक्स नेगेटिव होने का मतलब यह है कि इफेक्टिव चार्ज इसके अंदर कितना है, इसके अंदर जो इफेक्टिव चार्ज है वो नेगेटिव है, -Q, यही तो इफेक्टिव चार्ज है। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं -Q रख देता हूं, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस नेगेटिव साइन का फिजिकल मीनिंग। तो अब आप यहां से मान लीजिए गॉसियन सरफेस आपका यही है, कुछ भी ले सकते हो, तो इस -Q को अगर आप इफेक्टिव चार्ज मानते हो इसके अंदर, तो आपको क्या सिखाया गया है कि -Q एक नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिंक होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, मानते हो कि नहीं।
तो आप, कुछ बच्चे पढ़ाई से ज्यादा इसमें परेशान होते हैं कि डाइपोल नहीं पढ़ाओगे, सॉलिड एंगल नहीं पढ़ाओगे। अरे भाई रजत पढ़ा लेने दो यार, ठीक है। मेरी सीक्वेंसिंग आपको पता है, मैं बता दूंगा आपको, अगर सीक्वेंसिंग की इतनी क्यूरियोसिटी है आपको, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्यों डाइपोल छोड़ दूंगा, ठीक है। आप पढ़ाई कर लो भाई, पहले सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जिस दिन मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, उस दिन आप कमेंट करने के अधिकारी होगे कि सर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। उस दिन कमेंट करना, अभी पढ़ो, ठीक है। और ये मैं रोज रोज चीजें प्लीज मत करिए। तो माइनस क्यू ये पढ़ाओगे, वो पढ़ाओगे, कब लेवल कैसा पढ़ाओगे, ये सब मेरे पे छोड़िए। माइनस क्यू है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहां पढ़ाने में दिमाग लगता है, आप जितना ज्यादा मुझे फ्री छोड़ोगे तो आपको अच्छा समझा सकता हूं, ठीक है। तो माइनस क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो है यहां पर सिंक कर रही होंगी। माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे आके इंटर कर रही होंगी और सिंक हो जा रही होंगी, मतलब कहीं सोर्स रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आ रही होंगी इस तरीके से, ठीक है। मन को शांत करके खूब अच्छे से पढ़ाई करो, कंसंट्रेट होके, बहुत कम समय है तुम लोगों के पास। तो यहां पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही होंगी। अब ये नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है वो सुनो। अब आप ये बताओ कि अगर इसको आप गॉसियन सरफेस मानते हो, गॉसियन सरफेस मानते हो, तो गॉसियन सरफेस मानते हो तो यहां पे अगर मैं एक डीएस एलिमेंट लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो भी डीएस एलिमेंट होगा, ठीक है, हो सकता है कि ये सर्कुलर नहीं है तो इसका डीएस एलिमेंट कुछ ऐसा हो, इधर हो डीएस कैप। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा, आप देखो मान लो ये थीटा है, तो इधर आएगा अपने पास डीएस कॉस थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है। तो ये जो डी फाई होगा वो क्या लिखेंगे आप, ई है ना, इंटू, मान लीजिए यहां पे इसका मैग्नीट्यूड ई है, तो ई इंटू डीएस कॉस थीटा। तो डीएस कॉस थीटा इंटू इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, कॉस पाई है। तो आपको क्या दिख रहा है, माइनस ई इंटू डीएस कॉस थीटा। तो आपको क्या दिख रहा है कि फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है। तो यही फ्लक्स जो है आपका, जो नेगेटिव का मतलब यही है कि यहां पे सारे फ्लक्स इनकमिंग है ना। अगर आप आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हो तो इनकमिंग अपना क्या है, नेगेटिव है। तो कभी भी अगर फ्लक्स नेगेटिव आता है तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर जो टोटल चार्ज इंक्लोज है वो नेगेटिव है। अगर फ्लक्स अपना जीरो आता है, इसका मतलब वहां पे कोई भी टोटल फ्लक्स है ही नहीं, सॉरी टोटल चार्ज इंक्लोज है ही नहीं। अभी आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि एक क्यूब है, उस क्यूब को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, याद करो, ये देखा था तुमने अभी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, तुमने अभी बताया था। अब यहां पे टोटल फ्लक्स ई यहां पर यूनिफॉर्म है, तो आपने क्या सीखा था कि यहां टोटल फ्लक्स जीरो था। तो टोटल फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, गॉस लॉ लगाओ, अब क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी जीरो होगा, यही तो होता है। इसका मतलब नेट चार्ज इंक्लोज जीरो है भाई, नेट चार्ज इंक्लोज जीरो है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ये इसका मतलब है। तो यहां पर ये जो कॉस पाई है, ये समझ गए सब लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डीएस का कंपोनेंट, ये एरिया कौन सा एरिया, डीएस कॉस थीटा आपको क्या बता रहा है, डीएस कॉस थीटा आपको बता रहा है कि ये एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो एरिया वेक्टर इधर है डीएस कॉस थीटा इफेक्टिव एरिया, और इधर है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, पाई तो होगा, तो यही पाई मैंने लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो माइनस आया। तो आप शायद समझ गए होंगे कि कभी भी नेगेटिव चार्ज अगर है तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप बोल सकते हैं कि अगर फ्लक्स हमारा नेगेटिव आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो है हमारा अगर नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर फ्लक्स हमारा जीरो है, इसका मतलब उस पर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है। नेट फ्लक्स अगर पॉजिटिव है, मतलब आउटगोइंग फ्लक्स को आप पॉजिटिव डायरेक्शन देते हो, तो आउटगोइंग फ्लक्स अगर हमारा पॉजिटिव है
तो आप क्या बोल सकते हैं कि नेट चार्ज इंक्लोज उस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो गॉसियन सरफेस पहले तो ये जान लीजिए कैसा होना चाहिए, क्लोज इंक्लोज कर्व होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि इंक्लोज पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। अब आप एक चीज उस पर और डिस्कशन मारते हैं। मान लीजिए अपने पास जो फाई है, ये तो गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अभी क्या सीखा तुमने, ये सीखा कि फाई टोटल, फाई नेट इक्वल टू क्यू इंक्लोज, फिर मैं बता रहा हूं इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे आते हैं, किसी बच्चे ने जो जेन्युइन डाउट है वो नहीं पूछा कि सर ये बताओ कि मान लीजिए आपने ये गॉसियन सरफेस बनाया और ये जो बाहर के चार्ज हैं इनकी क्या कहानी है। यहां पे मैं, चलिए अंदर वाले को तो हटा दीजिए, अंदर वाले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और यहां पे अंदर कुछ चार्ज रखा था आपने, सब मैंने अभी मान लीजिए पॉजिटिव ले रखा है Qn। तो अंदर वाले के लिए तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही है कि इनसाइड वाले, इनसाइड चार्ज की कहानी देखो। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इसको और हम एक बार और थोड़ा सा लिख सकते हैं। फ्लक्स का जो, इस फ्लक्स का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या है, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू क्यू इंक्लोज। बार बार इंक्लोज का मतलब समझते हैं, इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है गॉस लॉ, दिस इज ऑल्सो द गॉस लॉ। ठीक, तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, ये यहां तक आ गए। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, किसी भी बच्चे को हो सकता है जेन्युइन है क्या, कि सर ये बताइए कि जो फ्लक्स है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पेनिट्रेट होना है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम अंदर वाले चार्ज की बताएं, चार्ज इनसाइड, ठीक है, तो इनसाइड वाले की अगर केवल बात करें तो इनसाइड वाले में सब पे जो, अगर मैंने पॉजिटिव लिया है, चाहे नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो इनकमिंग होगा, यहां से सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी ना, यहां से भी सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। तो सभी जो है इस सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर निकल रहे होंगे, मानते हैं कि नहीं, और भी होंगी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इनसाइड के वजह से तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि हाँ सर ये यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और इनसे फ्लक्स कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने बता दिया, लेकिन हमारे बाहर वालों के साथ पार्शियलिटी क्यों, एक तरीके से पार्शियलिटी है, ये बाहर वाले जो चार्ज हैं ये भी तो चार्ज ही हैं, ये भी तो अपनी फील्ड लाइंस क्रिएट करेंगे। जब ये भी फील्ड लाइंस क्रिएट करेंगे तो इनकी भी फील्ड लाइंस जो है उस सरफेस को पेनिट्रेट करेंगी। जैसे देखो चार्ज आउटसाइड, तो आउटसाइड में कोई भी चार्ज ले लो, मान लो मैंने ये लिया है, यही Q1 लिया है मैंने, एक लिया है मान लो Q1, तो इसकी फील्ड लाइंस भी इधर जाके पेनिट्रेट करेंगी इसको, समझ गए, इसकी फील्ड लाइंस भी इसको क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी गॉसियन सरफेस को। तो क्या यहां फ्लक्स नहीं होगा सर, क्योंकि हम तो फ्लक्स में केवल Q इंक्लोज लेके चलते हैं। बिल्कुल, तो आप तुम लोगों को थोड़ा तो आइडिया लग रहा होगा कि इसका जो नेट आउटसाइड वाले हैं इनका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे मैं छोटा सा एक ds एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा ds एलिमेंट लूं, ये वाला, ठीक है, और यहां पर एक काउंटर इसका ds एलिमेंट लूं, ठीक है, यहां पे भी एक ds एलिमेंट लिया है और यहां पे भी, ये मान लो S2 ले लिया एरिया, और इसका एरिया मान लो अपने पास S1 ले लिया, ठीक है। तो S1 वाले की जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा S1 कैप, और S2 कैप इधर होगा। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन सॉलिड एंगल से दे पाऊंगा, जब मैं सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा तब इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं। लेकिन इतना आपको आइडिया लग रहा होगा कि अच्छा ये हो सकता है कि यहां पे जो फील्ड होगी E1
और यहां फील्ड होगी मान लो E2, तो इतना तो जरूर गेस कर पा रहे हो कि फाई ड्यू टू S2 जो होगा, है ना, वो माइनस टाइम्स ऑफ फाई ड्यू टू S1 होगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी सरफेस आपका, अब बोलोगी सर ऐसा क्यों, ये तो अजीब बात है, यहां E2 है और यहां E1 है, तो फ्लक्स क्यों जीरो, फ्लक्स हमारा जो है E1 और E2 बदल रहे हैं, तो भी फ्लक्स हमारा जो है दोनों एरिया से इक्वल और अपोजिट कैसे आया है। अभी आपने सिखाया कि कोई बॉडी है, क्यूब है, और उस क्यूब में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उसमें तो फ्लक्स आ रहा था, तो उसका रीजन अलग है और इसका रीजन है सॉलिड एंगल का। अगर दो सरफेसेस सेम सॉलिड एंगल बनाते हैं तो उनका फ्लक्स सेम होगा। तो हम ये बात मैंने इसीलिए कहा कि इसका हम एक्सप्लेनेशन जो है सॉलिड एंगल से देंगे। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस जीरो होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की आउटसाइड चार्ज, और अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको सॉलिड एंगल से और समझ में आएगा। आउटसाइड चार्जेस इज जीरो, इसीलिए आउटसाइड चार्जेस के लिए जीरो लेते हैं, इसीलिए हम वहां पे केवल क्यू इंक्लोज लिखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप शायद समझ गए कि आउटसाइड के लिए फ्लक्स हमारा जीरो होता है, क्योंकि हमारा कोई भी क्लोज बॉडी अगर है तो क्लोज बॉडी से जितनी इस एरिया से फ्लक्स जनरेट होगा नेगेटिव, उतना ही इस एरिया से पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों बराबर क्यों होंगे, ड्यू टू सॉलिड एंगल। मैं अभी इतना लिख के छोड़ रहा हूं, सॉलिड एंगल से हम ये सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों फ्लक्स हमारे बराबर होंगे, ये हम सॉलिड एंगल से सीखेंगे। हाँ ठीक है, कुछ बच्चा बता रहा है कि सर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी इंटर कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां से भी जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि फ्लक्स जो की इंटेंसिटी जो है ना, फ्लक्स जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेट करता है। तो आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक लॉजिक आप बोल सकते हैं, बट मैथमेटिकली हम ऐसे प्रूव कर पाएंगे सॉलिड एंगल से, ठीक है। तो आप एक लॉजिकली बिल्कुल सही कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्लक्स यहां से जो इंटर करेगा और उतना ही फ्लक्स इधर से जा रहा होगा, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका इधर, तो दोनों इक्वल और अपोजिट होकर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा नेट फ्लक्स फॉर आउटसाइड चार्जेस जीरो होता है। इसीलिए हम यहां पे केवल क्या लिखते हैं, क्यू इंक्लोज। पहली मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई शायद कि नेट फ्लक्स हमारा आउटसाइड चार्ज के लिए जीरो होगा, इसीलिए हम केवल इनसाइड लिखेंगे, ठीक बात है। अब आप इसकी बात करो ई की। अब ये फिर मेरा कंफ्यूजन है, आपने नहीं पूछा, मैं पूछूंगा कि अब ये बताओ कि इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं और मुझे राइट साइड पता है, ये पता है, तो मुझे टोटल फ्लक्स पता है, तो क्या मुझे ई पता है? तो वो ई किसका होगा, ये तुम लोग बता सकते हो। ई में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, केवल अंदर वाले चार्ज या बाहर वाले चार्ज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नेट, गॉस लॉ से जब आप फील्ड निकालना चाहोगे तो गॉस लॉ से जो भी फील्ड होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, गॉस लॉ से जब हम नेट फील्ड जो लिखते हैं ई, ये ई नेट होता है, स्पेस में जितने भी चार्जेस हैं उन सबका फील्ड है। तो ई के बारे में ध्यान रखिएगा, ई यहां पर जो है वो है ई ड्यू टू इनसाइड प्लस ई ड्यू टू आउटसाइड, इन दोनों का सम होता है। तो ये भी कभी कभी लॉजिक में पूछा जाता है कि ई किसका होता है। चार्ज इंक्लोज तो आपको बता दिया कि केवल फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन अंदर वाले चार्ज दे रहे हैं, बट ई नेट जो होगा वो अंदर और बाहर दोनों के वजह से होगा। इस चीज को हम आगे और प्रूफ करेंगे या क्लियर करेंगे कि जब हम गॉस लॉ से ई निकालेंगे तो वो जो ई आएगा वो दोनों चार्ज के वजह से आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस यहां बनाऊं, यहां पर कोई गॉसियन सरफेस, यही गॉसियन सरफेस है, और मान लो मैं यहां पर फील्ड निकालना चाहूं, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पे जो फील्ड निकलेगा वो केवल अंदर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो बाहर वाले और अंदर वाले दोनों का सबका वेक्टर होगा, और उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज आवर ई, दैट आई एम कॉलिंग इट ई नेट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो इस एक्सप्रेशन में आपने ये बात समझा कि ई जो है नेट होता है और क्यू इंक्लोज जो होता है
फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो Q इंक्लोज का होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि आपने जो है Q इंक्लोज किसका होगा और E नेट किसका होगा। ये सबको क्लियर है कि हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि इनसाइड फ्लक्स जो है कंट्रीब्यूशन जो होगा वो फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्जेस होगा, बट जब हम गॉस लॉ लगाएंगे और E निकालना चाहेंगे तो स्पेस में जितनी भी चार्जेस हैं उन सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका आपको प्रूफ सॉलिड एंगल से मिल जाएगा और इसका भी आगे कंडक्टर में आपको मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ गॉस लॉ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉस लॉ, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि गॉस लॉ जो है हम अप्लाई करते हैं वो किसके लिए है। तो ये मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। पहली बात, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। इट्स फंडामेंटली गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस लॉ से हमें क्या मिलता है, ठीक है। गॉस लॉ से हमें नेट फ्लक्स मिलता है, ठीक है, नेट फील्ड नहीं मिलता। अब बोलोगे सर अभी अभी तो आपने बताया कि इससे जब हम निकालेंगे तो हमें नेट फील्ड भी निकालते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया, बस मैं 2 पॉइंट ब्रीफ करके छोड़ रहा हूं तुम लोगों को, सुबह से पढ़ रहे हो मुझे पता है। तो यहां पर फंडामेंटली गिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आइडिया देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं लेकिन कभी कभी हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने में। कहां पर निकालने में, कहां पर निकालने में, जहां पर हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पार्ट हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आएंगे। इट रिलेट्स द टोटल फ्लक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट रिलेट्स द टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। इफ ए क्लोज सरफेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, तो ये आपको पता है कि E डॉट ds जो है 0 होगा। अगर Q इंक्लोज यहां पर 0 है तो ये आप बोल सकते हो, है ना, नेट फ्लक्स भी 0 होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी हालांकि 2-3 मिनट बचा हुआ है, खैर 2-3 मिनट में क्या ही होगा, मैगी तो बना के खिलाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ बच्चे परेशान हैं तो उनको मैं बता दूं, जो सीक्वेंसिंग है, हम जो है यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद से हम आएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है, और फिर आएंगे कंडक्टर पे। ये है। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि क्या मुझे पता है कि मुझे कब क्या पढ़ाना है, तो आपको वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आप बस पढ़ते रहो। सेकेंड पॉइंट, इट फंडामेंटली गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस। फंडामेंटली मतलब आपको कोई बोले कि गॉस लॉ क्या निकालने के लिए है, तो फ्लक्स निकालने के लिए है। हाँ, कहीं कहीं पे हम फील्ड निकाल पाते हैं, किस कंडीशन में निकाल पाते हैं, अब ये हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है भाई आयुष, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, आपको हेल्प कर पा रहा हूं, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। बस आप पढ़िए और रिजल्ट दीजिए, तब जाके रियल खुशी होगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी खुशी ही हमें बड़ी खुशी की तरफ पहुंचाती है। तो अच्छी बात है, अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं मेरे पढ़ाने पे तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़िए, मन लगाइए, धीरे धीरे सभी बच्चे जो है, ऐसा सभी बच्चों को जो है फील हो, है ना, मेरी यही ट्राई रहेगी हमेशा। चलिए मिलते हैं फिर कल, ओके।